हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द सिविल बंदा। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक कवर कर लिया है। अब 36 तक कवर कर लिया है। अब हम आगे करते हैं 37 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है कि टू पैरेलल रेल्स आर रनिंग ऑन रेलवे स्लीपर्स। मान लो ये हमारे पास स्लीपर्स हैं, ऐसे होते हैं, और इसके ऊपर रेल होती है। एक यहाँ पे होती है, एक इसको अगर जो ऐसे बनाएंगे उधर की साइड, तो दूसरी रेल ऐसे होगी। ठीक है। द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रेल इज़ बी। मान लो दोनों सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है बी, विद द स्लीपर प्रोजेक्टिंग एट द अमाउंट ए। ये जो स्लीपर होती है, ठीक है, इधर प्रोजेक्टेड ज़्यादा होती है। मतलब इसको अलग से फिगर में बनाए तो सॉरी, मान लो देखो, अगर हम बना रहे हैं इस तरह से कि स्लीपर्स बना रहे हैं इस तरह से, ठीक है, ये तो जो रेल होती है वो कुछ इस तरह से होती है इसके ऊपर। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस बताई ए, और जो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस है यहाँ पे एक्स्ट्रा, इसको माना उसने ए। ठीक है, ये तो हम देख रहे हैं इस साइड से। अगर हम देखेंगे ऐसे, मतलब हम इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा ये, कि मान लो ये स्लीपर था, इसके ऊपर रेलवे, जो रेल थी वो इस तरह से थी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन, मतलब उस साइड से देख रहे हैं हम। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो बताई है उसने, वो बताई है बी, और जो एक्स्ट्रा स्लीपर में जो ये एक्स्ट्रा लेंथ है ये है ए। ठीक है, अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि each end beyond the when the train passes over the rail the reaction exerted by the ground can be taken as uniformly distributed। ठीक है, जब यहाँ पे जब रेल क्रॉस करेगी तो जो स्लीपर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो इनके ऊपर लोड लगेगा वो एक यूडीएल की तरह हम मान सकते हैं। अभी क्वेश्चन में देखेंगे तो हमसे पूछिए बी बाई ए कितना होना चाहिए, कि मतलब ये बी बाई ए कितना होना चाहिए सर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज़ एज स्मॉल एज पॉसिबल। ठीक है, तो इसको देखते हैं। उसने बी बाई ए की वैल्यू पूछी है ताकि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो वो मिनिमम हो। इसका मतलब ये है कि देखो, जब यहाँ पे जो ट्रेन होगी वो कुछ अंदर की साइड या फिर बाहर की साइड जा रही होगी, मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ऐसे जा रही होगी अंदर की साइड। तो जब यहाँ पे लोड लग रहा होगा, ठीक है, तो ये लोड ट्रांसफ़र हो रहा होगा इसमें स्लीपर पे, और फिर हो रहा है ग्राउंड पे। तो ग्राउंड से यहाँ पे एक रिएक्शन लग रही होगी। ठीक है, तो रिएक्शन जो होगी वो एक यूडीएल की तरह लग रही होगी। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसे उठा के फ्लिप कर लेते हैं इसको, मतलब हम इसको मान लेते हैं ये है स्लीपर, ये है रेल। ठीक है, जो ये यूडीएल ऐसे लग रहा था इसको यूडीएल को मानते हैं ऐसे, और यहाँ पे ये आएगी रिएक्शन जो कि रेलवे लोड का सॉरी जो हमारे पास रेल्स हैं, सॉरी ट्रेन है, ट्रेन का व्हील लोड जो है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम रिएक्शन, इसको मानते हैं यूडीएल। तो हम, और ये हमें गिवन है कितना बी, और ये गिवन है ए। तो हमसे पूछा है कि हम क्या कहते हैं ए और बी की वैल्यू को किस तरह से एडजस्ट करें, बी बाई ए को किस तरह से एडजस्ट करें ताकि इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट मिनिमम हो। देखो ये क्या होता है, देखो जितना हम इसको पास लाएंगे, तो जितना हम इसको पास लाएंगे, मान लो हमने इतना पास लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, होगिंग होगी, और होगिंग का जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ होगिंग ज़्यादा हो जाएगा, सैगिंग बहुत कम होगा। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू होगिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू सैगिंग कम हो जाएगा। ठीक है, होगिंग में भी टूटने के चांसेस हैं। आगे क्या करें, अगर जो हमने बी को बढ़ा दिया, बी को बढ़ा दिया तो मतलब बी हमने लेके यहाँ पे, ठीक है, तो बी हो गया ये और ए हो गया ये। तो यहाँ पे दिख रहा है होगिंग तो होगी बहुत कम होगी, लेकिन यहाँ पे सैगिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरे केस में क्या होगा, सैगिंग बढ़ जाएगी, होगिंग हो जाएगी कम। तो हमें क्या करना है, इस तरह से इसको मैनेज करना है ताकि होगिंग और सैगिंग दोनों बराबर हो जाए। जिस जगह पे होगिंग और सैगिंग दोनों जगह बराबर हो जाएंगे तो उसको ही हम मान लेंगे कंडीशन मिनिमम बेंडिंग मोमेंट की। तो क्या करेंगे, ये हमारे पास इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, बीच का डिस्टेंस है बी, ये बीच का डिस्टेंस हमारे पास दे रखा है बी, और ये डिस्टेंस दे रखा है ए, यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल को मान लो डब्लू। ठीक, तो यहाँ पे रिएक्शंस देखो, रिएक्शंस क्या आएगी यहाँ पे डब्लू, सिमेट्री है तो दोनों पे बराबर आ जाएगी, तो टोटल लोड कितना है डब्लू 2A प्लस बी अपॉन 2। ऐसे यहाँ पे आएगा डब्लू 2A प्लस बी अपॉन 2। तो
देखो यहाँ पे जो सेंटर है, सेंटर पे मैक्सिमम सैगिंग होगी, और इस जगह पे यहाँ पे मैक्सिमम होगिंग होगी। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा इसका। ठीक है, तो जो ये सैगिंग है, इस सैगिंग को अगर जो इस होगिंग के बराबर कर दिया जाए तो हमारे पास आंसर हमारे पास आ जाएगा, ए और बी का रेशो हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो ये जो यहाँ पे सैगिंग आती है वो आती है हमारे पास W/8 B² - 4A²। ये हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे सैगिंग आती है। ये आती किस तरह से है, तो यहाँ पे इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा लेकिन बता देता हूँ कि यहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो M एट सेंटर निकालेंगे तो क्या होगा, ये रिएक्शन W2A + B/2 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है B/2 माइनस यहाँ से यहाँ तक का लोड कितना है WA + B/2 का होल स्क्वायर बाई 2। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है W/8 B² - 4A²। तो अभी सोल्व नहीं करेंगे, आप सोल्व कर लेना, रिजल्ट हमेशा याद रखना होगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे होगिंग कितना है, M होगिंग कितना है W इंटू ये कितना है, देखो W है इंटू A है, ये हो गया लोड। इसको हटाओ, यहाँ पे सेंटर पे लगा दो, और ये डिस्टेंस कितना हो A/2 तो ये जाएगा WA²/2। तो हमें क्या करना था, M सैगिंग बराबर M होगिंग। तो हम क्या करेंगे, होगिंग है WA²/2, इसको बराबर कर देंगे W/8 B² - 4A²। तो यहाँ से ये कैंसिल, 2 4 जा 8 B² = 8A²। तो यहाँ पर आ जाएगा B = 2√2A। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा B/A = 2 × 1.41 22 48 2.82। तो 2.82 B/A is 2.82। इज देयर एनी ऑप्शन, या 2.83 ए इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ ए स्ट्रक्चर। काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कितने ऐसे जॉइंट्स हैं या फिर कितने ऐसे फ्रीडम के मूवमेंट्स हैं। जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे कहीं पे भी लोड वगैरह जो भी लगेगा तो यहाँ पे ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पे एक थीटा आ सकता है। क्या ये पॉइंट लेफ्ट जा सकता है, नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे हिंज है। क्या ये पॉइंट ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे एक हिंज है। इस पॉइंट की बात, तो यहाँ पे कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, 1। और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब यहाँ पे काइनेमेटिक हमारे पास इनडिटर्मिनेसी पूछी है यहाँ पे, तो काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी कितनी हुई यहाँ पे, 1। नेक्स्ट इज यहाँ पे क्या बोला है, देखो ये जो होता है ये रोलर नहीं है, ये यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरह से आगे जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो एंगल होता है वो 90 डिग्री ही रहता है। तो यहाँ पे अलग से कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आई हमारे पास, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कोई नहीं आई। और देखो ये आगे पीछे जा सकता है, तो मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। ऊपर नीचे नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 1। ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये ना यहाँ पे एंगल आ सकता है क्योंकि एंगल 0 डिग्री होता है, ना ये लेफ्ट जा सकता है, ना राइट जा सकता है, ना ये ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 0। अब किसी जॉइंट पे आते हैं, इस जॉइंट पे देखो, इस जॉइंट को समझते हैं। इस जॉइंट को जब हम समझेंगे, देखो ये पॉइंट है। अब जब हम इस पर लोड लगाएंगे तो यहाँ पे एंगल आ सकता है बिल्कुल, लेकिन इस एंगल की खास बात यह है कि ये जो जॉइंट है ये रिजिड जॉइंट है। तो जैसे यहाँ पे ये एंगल आएगा तो ये इधर भी ऐसे ही मुड़ जाएगा, तो मतलब जितना ये नीचे थीटा आएगा उतना ही ये उधर चला जाएगा थीटा। तो दोनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री मेंटेन रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एंगल इंट्रोड्यूस होगा थीटा, तो मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इस पॉइंट पे तो वर्ड्स बना लेते हैं, जब यहाँ पे लोड लगा तो ये पॉइंट जो होता है ये आगे पीछे जा सकता है। मान लो स्वे हो गया तो ये आगे चला जाएगा, और उसके बाद जब यहाँ पे लोड लगेगा तो ये नीचे भी आ सकता है। ठीक है, ये उधर गया मान लो, तो ये ऊपर से नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पे आगे पीछे जाने का 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऊपर नीचे जाने का 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और एक एंगल 1 डिग्री हो तो 3। तो मतलब जब भी एक रिजिड जॉइंट होगा तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें चलते हैं। देखो हर जॉइंट पे कितनी होगी, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 3 3 3 3 3 3 3। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 3 जा 27 प्लस 1 और 1 2, तो यहाँ पे हो गया 29। ठीक है, अब 29 इसके अंदर ऑप्शन नहीं है कोई भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसने ये नहीं माना कि ये कंप्रेस हो सकता है कोई भी मेंबर, तो जितने भी मेंबर को हमने कंप्रेसिबल मान लिया था उनको माइनस कर देंगे, मतलब जो भी हमारे पास आंसर आया इन एक्सटेंसिबल नहीं है, तो 29 में से जितने भी मेंबर थे उसको माइनस कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14, तो मतलब आंसर होगा ए। इसके अंदर एक और चीज़ बता देता है कि अगर किसी जॉइंट पे हमारे पास हिंज आ गया तो वहाँ पे एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाएगी। जैसे अभी हमने क्या किया था कि लेफ़्ट राइट जा सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है, और यहाँ पे जो थीटा आएगा ये उतना ही थीटा यहाँ पे आ जाता था, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम थीटा की सिर्फ एक होती थी। लेकिन अगर यहाँ पे हिंज आ जाता है तो क्या होगा कि जब यहाँ पे लोड लगेगा तो यहाँ पे थीटा बनेगा, लेकिन यहाँ पे उधर थीटा नहीं बनेगा, वहाँ पे थीटा 2 बन सकता है, क्योंकि अब ये दोनों के बीच में एक 90 डिग्री एंगल मेंटेन नहीं रहेगा। तो मतलब यहाँ पे एक थीटा 1 आएगा और यहाँ पे एक थीटा 2 आएगा, तो यहाँ पे एक हिंज पे जहाँ पे 3 होते थे अब वहाँ पे +1 एक और हो गया 4। तो इसको एक रूल बना लेते हैं कि एक रूल ये है कि जब हमारे पास पता है 3 होते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे हिंज हो गया तो जितने मेंबर यहाँ पे ऐड होंगे उसका एक कम यहाँ पे एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे 4 हैं तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे। ये कैसे हमने नोटिस किया कि जैसे हमारे पास ये था, यहाँ पे हिंज आ गया, यहाँ पे ओरिजिनली यहाँ पे 3 यूज़ करते थे, तो प्लस यहाँ पे एक एंगल और आ गया तो 1, मतलब 2 मेंबर जुड़े हैं तो एक ऐड हो गया। तो ऐसे यहाँ पे अगर जो 4 मेंबर जुड़े हैं तो 3 ऐड हो जाएगा, तो मतलब इस केस में यहाँ पे हम 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ करेंगे। तो आंसर ए इसका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बीम कॉलम इज ऑल्टरनेटिवली बेंट आइदर इन सिंगल, ठीक है, कर्वेचर सेकेंडरी मूवमेंट। देखो पहली बात तो सेकेंडरी मूवमेंट समझते हैं क्या होता है। जैसे हमारे पास ये होता है, कोई हमारे पास कॉलम है, जब हम यहाँ पे लोड लगाया, देखो हम एक्चुअली लोड लगा रहे हैं, ये बात हम बिल्कुल मानते हैं, ठीक है, तो हम एक्चुअली इसके ऊपर क्रशिंग होगी, लेकिन इसकी जो बकलिंग हो जाती है कई बार, तो बकलिंग होने की वजह से ये इस तरह से घूम जाता है। तो ये जो लोड होता है ये इसको मोमेंट दे रहा होता है। अगर यहाँ पे डेल्टा आ जाता है तो इस लोड को डेल्टा से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक मोमेंट आ जाता है, वो उसको कहते हैं हम सेकेंडरी मोमेंट, वो होता है पी इंटू डेल्टा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि पी तो सेम ही है हमारे पास, लेकिन जितना हमारे पास डेल्टा होगा उतना ही हमारे पास सेकेंडरी मोमेंट होगा। अब उसने बोला है कि एक कंडीशन ये है कि हमारे पास जो यहाँ पे बकलिंग हुई है सिर्फ इस तरह से एक साइड हुई है सिंगल, दूसरे वाले केस में क्या हुआ है, दूसरे वाले केस में डबल बकलिंग हुई है हमारे पास, ठीक है, लोड सेम है, कंडीशन सेम है, डेल्टा 1 डेल्टा 2, ठीक है, सब चीज़ें सेम है। तो अब अगर जो हम ये देख लें कि डेल्टा किसका ज़्यादा है, तो उससे हमें पता चल जाएगा पी इंटू डेल्टा करके सेकेंडरी मोमेंट किसके अंदर ज़्यादा आया है। ठीक है, इसको हम एक्सट्रीम से सोचेंगे। मान लो ये n टाइम्स बकल हो जाता, मतलब इस तरह से बकल हो जाता, इतनी बार ये बकल हो जाता, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू कम हो जाती एक सिंगल वाले केस से, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 2 बार, तो जितनी बार यहाँ पे बकल हो रहा है उतनी डेल्टा की वैल्यू कम हो जा रही है और उतना सेकेंडरी मोमेंट कम हो जा रहा है। तो मतलब सेकेंडरी मोमेंट इन 1 में, मतलब जिसमें सिंगल बकल हुआ है उसमें इसका वैल्यू ज़्यादा होगी सेकेंडरी मोमेंट की। तो ठीक है, इतना काफ़ी है अभी के लिए, इस वीडियो के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।